हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग जो भी अपकमिंग वनडे एग्जाम से उनकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम क्या करें कि जो भी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किस तरह से हम उनको एग्जाम में अप्रोच करेंगे, क्या सबसे ईजिएस्ट मेथड होना चाहिए ताकि हम उसको कम से कम समय में अप्रोच कर पाएँ। हम उन्हीं सारे मेथड्स को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जो भी अच्छे प्रैक्टिस हो सकते हैं हम वो कर रहे हैं। सारे सारे हमने मिस क्वेश्चन इसमें उठाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी सीरीज़ में अपना छठा लेक्चर। हमने पहले भी 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य इस तरह से हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो के का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना होता है, इसे एफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर हम इससे पहले कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए इज इक्वल टू हमारा होगा 1, बी इज इक्वल टू हमारे पास -5 एंड सी इज इक्वल टू कितना होगा, के होगा। ठीक है। हमें एक चीज़ ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा, आप जानते हैं कि जब इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें जो मूल हमारे होते हैं शून्य, उनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है, इनका जो मल्टीपल होता है वो हमारे पास होता है सी अपॉन ए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं, हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से पुटअप कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा माइनस, और बी की जगह पर हमारा माइनस का 5, माइनस का 5। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5/1। ओवर हम देखें तो ये हमारे पास 5 निकल कर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। दोनों को ऐड कर लो। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा, 5 और 1 6। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने अल्फा इज इक्वल टू 3 पता कर लिया। अब यही अल्फा का वैल्यू जो हम इस फंक्शन में पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इसमें पुटअप करते हैं, ये जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है। मूल का मतलब ये होता है, शून्य का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसका वैल्यू पुटअप करें तो ये जीरो हो जाएगा। तो पुटअप करो, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू 3 एंड प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये होता है 3 3 का 9, माइनस 5 3 15 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये कितना होगा, माइनस का 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो एंड के इज इक्वल टू कितना होगा 6। और ये हमारा कितना हो गया आंसर। तो के का वैल्यू कितना रहा होगा 6। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 2। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बस है, वो 20 मिनट में 5 किलोमीटर जाएगा। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम पहले इस बस का स्पीड पता कर लेते हैं कितना होगा। डिस्टेंस इसको करना है 5 किलोमीटर। ठीक है। और समय वो ले रहा है 20 मिनट का। 20 मिनट यानी कि 20 और बटे 60 या आवर्स। ये मिनट में दिया था, हमने इसको घंटे में चेंज कर लिया। कितना होगा 5 किलोमीटर और बटे 1/3 हो जाएगा। 3 हमारा चला जाएगा ऊपर, 3। और ये हमारा ओवरऑल निकल कर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रही होगी। ठीक है। फिर हमसे आगे कह रहा है कि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो जो अगला स्पीड होता है वो हमारा कितना होता है, इससे 3 कम, मतलब 12 के एम पी एच, 12 के एम पी एच हमें रखना है बाद में स्पीड। और उसी दूरी दूरी को 5 किलोमीटर उसे तक कवर करना है। अब कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है। तो ये बताओ, हम यहाँ से फिर से देखें तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही कवर करना है और स्पीड कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसको टोटल हम देखें तो 5/12 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है। लेकिन हमारा आंसर घंटे में नहीं बल्कि मिनट में दे रखा है। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 5/12 × 60 मिनट। 12 × 12, 12 × 25 60, बचाओ 25 मिनट। हमारा 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 3। क्या दे रखा हमें, यदि 154/0.154 इज इक्वल टू 15, ये हमें चीज़ दे रखा है और बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। ये हमें दे रखा है और बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है। तो पहले हम इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर चाहे तो यहीं पर कैलकुलेशन कर लो। 154 हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। हम इसको छोड़ देते हैं। ये 0.154 है। तो 154 इसको यहाँ पर लिख लो और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं वैसा। यहाँ पर 15.4 है, इसको हम 154 लिख लेते हैं और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
कर सकते हैं हम इसको। ये नीचे हमारा 10x हो गया। अभी बताओ 154 से 154 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम x को इधर ले जाते हैं और ये 1000 को हम यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू पता करना है। x इज इक्वल टू कितना होगा 154/10 और गुड़े ये वाला नीचे आएगा तो 1000 है ना। 154 और बटे ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 154 अब ये बताओ ये हमारा नीचे 40 है तो 154 के पीछे भी यानी कि 0.014 इस तरह से हमारा होना चाहिए 0.0154। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 154 को 10,000 से डिवाइड करो तो आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 4। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। ए और बी दो लोग हैं, उनकी स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। ठीक है, यदि ए गंतव्य तक पहुंचने के लिए में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, ए को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 20 से 20 मिनट अधिक समय लेगा, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय पता करना है। ठीक है, आसान सा सवाल है। ये बताओ स्पीड का रेशियो 4:5 है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना रहा होगा, इसी का जस्ट इनवर्स, इसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो स्पीड का रेशियो वो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 रहा होगा, है ना। अब ये कह रहा है कि ए को 20 से 20 मिनट अधिक समय लेते हैं, रेशियो में कितना समय लगता है 1, लेकिन ये कह रहा है कि 20 मिनट अधिक समय लेते हैं, 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो बताओ गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ए कितना समय लेता है 5, तो बस हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 कितना हो जाएगा 20 × 5 मिनट, जो कि हमारा आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट, मिनट यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा है तो इसको घंटे में चेंज कर लो क्योंकि सब के सब घंटे में है। तो 100/60 घंटे। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 2 बचे और 2 3 यानी कि 5/3 घंटे। और ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है हमारा 5। कह रहा है दिए गए त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये डी ई और बी सी क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। और ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी ये 3:5 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको 3 लिख लेते हैं यहाँ पर और इसको हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पर। यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दे रखा है ना ये वाला, ये हमें दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। तो बताना है कि ए ई, ये वाला लेंथ बताना हमें कितना होने वाला है। ठीक है, तो सवाल कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसी ट्रायंगल को फिर से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल को डिट्टो यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा पैरेलल डी ई, ये हो गया पैरेलल हमारा डी ई। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक चीज़ ये हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल साइड होते हैं और उनको कोई भी ट्रांसवर्स लाइन उनको क्रॉस करता है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी तरह से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल इन दोनों के इक्वल और ये दोनों इन दोनों के इक्वल हमारे होंगे। और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल यानी कि हम ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया है, जिसमें से ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों में इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई और ए बी सी इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये बताओ कि जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, हमारा सेम होता है। करस्पॉन्डिंग रेशियो हमारे पास सेम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए डी इसके सामने वाला ये और ये जो सामने इसके करस्पॉन्डिंग हो गया ए डी और इसके इक्वल एंगल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा हो जाएगा ए बी एंड इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके सामने वाला ए ई अपॉन इसके सामने वाला ए सी एंड इज इक्वल टू, फिर हम ये वाला जो इक्वल है उनको हम उस जो दोनों एंगल इक्वल है जो दोनों में कॉमन है उसके सामने वाला लिखते हैं डी ई एंड अपॉन बी सी यह चीज़। इसी में एक थेल्स प्रमेय भी होता है, थेल्स प्रमेय हमारा ये कहता है, थेल्स थ्योरम ये हमारा ये कहता है कि ए डी अपॉन डी बी
ए डी अपॉन डी बी एंड इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई। इसमें डी ई और बी सी का जिक्र नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली ये बताओ कि ये हमारा 3 है, ये हमारा कितना है 3 है, और ये कितना है 5 है, और ये कंप्लीटली कितना है 5.6 है, कितना है 5.6 है, 5.6। तो ये बताओ ए हमें पता करना है, ए हमें पता करना है। तो ए हम ये वाला उठाते हैं ना, ये वाला चीज़, ये वाला देखो, ये वाला हम उठाते हैं। ए हमें पता करना है, हम ए को कहते हैं कि ए हमारा रहा होगा। ए सी कितना है, ए सी हमारा पास है 5.6 एंड इज इक्वल टू ए डी हमारे पास कितना है 3 एंड ए सी हमारे पास कितना, सॉरी ए बी हमारे पास कितना है, ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 ये है, डी बी हमारा 5 है, और ए डी हमारा 3 है, 5 3 8, ठीक है। तो ये बताओ अब ए ई हमारे पास कितना रहेगा, 3 गुणा 5.6/8, 8 एकम 8, 8 7 56, और 7 3 21, 2.1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 6। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश 3 दिनों में पूरा कर सकता है। दो लोग हैं, राजेश हैं और महेश हैं। राजेश 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, महेश 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल 350 का भुगतान प्राप्त करते हैं, दोनों लोग काम करेंगे तो 350 पे मिलेगा उन्हें, तो राजेश का हिस्सा कितना है। हमें बताना है कि राजेश को कितना रुपये मिला, 350 रुपये में से, ठीक है। तो चलो, ये हमारा हो गया डेज, ये हो गया डेज का रेशियो। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो वो डेज के रेशियो का जस्ट इनवर्स होता है। तो इनका 4:3 है, तो 3:4 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। और जो पैसा हम बांटते हैं, जो हम पैसा बांटते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना, 4 3 7। ये बताओ कि 4 3 7, इसी का ही हमें दे रखा है 350 रुपये, दोनों को मिला करके हमें 7 यूनिट बना, और 750 का वैल्यू 350 रुपये, कुल 350 रुपये मिले हैं। तो ये बताओ एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा सीधे 50 रुपये। तो हमें पूछा है कि राजेश का हिस्सा कितना है, तो राजेश का हिस्सा कितना है 3, तो 3 का हो जाएगा ₹50 एंड इंटू 3 इज इक्वल टू ₹150, 150 रुपये, ठीक है। अगर हम महेश का पूछता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 2 से हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7। क्या करें हमसे, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 2.3, 4.9, 8.15 एंड 10.21। ये हमें क्या दे रखा है, कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इन्हीं का क्या करना है, एच सी एफ पता करना है। तो जानते हो कि जब फ्रैक्शन होता है कोई फ्रैक्शन, तो उनका जब एच सी एफ हम पता करते हैं, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, तो वो उसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला सब न्यूमरेटर, इसका एच सी एफ अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये हमारा होता है, ठीक है। एलसी एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और अगर अब ये इनसे पूछ देता कि ये बताओ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। जो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर हुआ ना, वही एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर रहता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये चीज़ होता है, ओके। हमें एच सी एफ पूछा है, तो बताओ कितना हो जाएगा एच सी एफ। तो जो भी ऊपर वाले हैं उन सबका ऐसे पता करना है। सबसे बड़ी संख्या जो 2 4 6 और 2 4 8 और 10 को डिवाइड करे, तो वो संख्या 2 है, 2 हो गया। एंड अपॉन वो संख्या जो 3 9 15 और 21 चारों से डिवाइड हो जाए, वो न्यूनतम संख्या, तो वो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो 2 हमें जैसे दिखा, हमें ये ऑप्शन ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 और किसी में नहीं ऊपर। तो चलो इसको हम देख भी लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये बताओ, 3 9 15 और 21, एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ पर पता करो, 3 9 15 और 21। एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना हमें जो कम से कम 2 को डिवाइड करे, कम से कम 2 को डिवाइड करे। मैं देख रहा हूँ कि वो 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21। अब इसके बाद में फिर से वो संख्या पकड़ना है, कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। तो ऐसी कोई भी संख्या हमें नज़र नहीं आ रही है जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। तो ये हम 3 रखेंगे, और बाकी जो भी नंबर मिले सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 45,
और यहाँ पर 7, 7 पचे 35, 3 7 चौको 28, 3 और एक 28 और 3 31, 315। तो 315 हो जाएगा नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो हमारा 2/315, ये हमारा हो जाएगा इस फ्रैक्शन का HCF। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारे पास 8। यदि 16 कॉट ए बराबर 12, तो साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें। हमें ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कितना होने वाला है। तो ये बताओ, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम साइन ए से डिवाइड कर दें, समझ रहे हो, हम क्या करें, साइन ए से डिवाइड कर दें। हमारे पास ये दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए और बटे साइन ए माइनस का कॉस ए, ये चीज़ हमें दे रखा है। इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस ए से साइन ए से डिवाइड करो, साइन ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर, साइन ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर, साइन ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर, और फिर साइन ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर। कितना हो जाएगा, साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट, कॉस ए अपॉन साइन कितना होता है, कॉट ए होता है हमारा, कॉट ए हो जाएगा ये, और अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा कॉट ए। इतना हो गया। अब यहाँ से ये बताओ कि कॉट ए बराबर कितना होगा, कॉट ए बराबर होगा 12/16। ये हमारा 16 16 नीचे में आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3/4 हो गया। अब यही 3/4 कॉट ए की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है, 1 + 3/4 बटे 1 माइनस 3/4। कितना होगा, 4 × 4 = 3 7, और बटे 4 ये हमारे पास ये हो जाएगा, 4 में 1 × 4 में से 3 जाएगा 1, और बटे 4 ही होगा, 4 से 4 डिवाइड, हमारे पास आंसर हो जाएगा 7, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसका एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते थे कि देखो, ये कॉट ए है ना, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए एंड इज इक्वल टू 3/4, 3/4 हो गया, है ना। तो कॉस की जगह पर 3 और साइन की जगह पर 4, ये भी हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारा ऊपर और नीचे दोनों में क्या होनी चाहिए, उनके डिग्री सेम होने चाहिए, उसमें कई सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तब इस तरह से हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, पुटअप करके देख लो। साइन हम करेंगे 4, और प्लस कॉस हमारा कितना है 3, और बटे साइन हमारा 4 माइनस कॉस 3 बराबर 4 3 7/1। तो हमारा 7 यहाँ से फिर से हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 9। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 की पावर 61 ये में दे रखा है, इसको पूर्ण रूप से विभाजित करें। कौन सा ये संख्या है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो 3 की पावर 61, 62, 63, 64, हम क्या करते हैं, सब में से 3 की पावर 61 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करो, 3 × 61 कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 3 की पावर, एक सेकंड यार, हाँ 3 की पावर 3। ठीक है, 3 × 61 रहेगा हमारा, 3 × 1 = 4, और ये 3 × 3 = 9, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 27। ठीक है, कितना होगा बताओ, 9 × 4 = 13, 13 और 27 = 40, 40 × 3 की पावर 61। अब ये बताना है कि यह इनमें से किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम उठाते पहले 30, तो यह हमारे पास क्या है, 40 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 4 × 10, और इंटू 3 की पावर 61 हम लिखेंगे 3 × 3 की पावर 60। इसको हम लिख सकते हैं, हमने इसमें से एक 3 बाहर ले लिया, तो बच गए हमारे बाकी 60, हमने 60 को बिल्कुल वैसे ही रन दिया। इसको 30 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 3 रही हम 30, और ये 30 हमारे पास पूरी तरह से डिवाइड हो गया, और हमारे पास 30 ही इसका क्या है, आंसर है। और ऑप्शन चेक करना चाहो तो कर लो, 25 से डिवाइड करो, कैसे करोगे, 40 × 3 की पावर 61/25, 25, 5/40, अभी कहाँ डिवाइड हो रहा है, 8 5 से ना तो डिवाइड होगा, और ना तो 3 का पावर कितना भी पावर कर लोगे, उसके लास्ट में तो 0 आएगा ना तो 5 आएगा। तो हमारा एनी हाउ जो है, ये 5 से 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी नहीं होगा, और 16 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमारा 11 नज़र नहीं आ रहा। 16 से इसमें 4 तो नज़र आ रहा है, देखो 40, इसमें हमारा 16 से डिवाइड करो, 4 दहियम और 4 चौको 2 होगा, ये 5 होगा, फिर से बच जा रहा है, तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन है। ओवरऑल हमारा 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 10। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा, 3/4 20% के लाभ पर, और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसको कुल कितना प्रॉफिट हो हमें ये बताना है। तो ये बताओ, 3/4 हिस्सा, हम टोटल हिस्सा 4 मान लें, जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो टोटल होता है या फिर ओरिजिनल हमारा होता है। टोटल 4 मान लें, तो उसमें से 3 उसने क्या किया है कि 20% के लाभ पर उसने सेल किया है, 20,
3 जो है 20% के लाभ पर सेल किया है। 4 में से 3 तो उसने बेच दिया, बच गया कितना, एक शेष, और वो उसने क्या किया, 15% 15% के लाभ पर उसने बेच दिया है। तो ये बताना कि कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा उसका। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल जो है ना हम उसको मान लेते हैं 15 रहा होगा, जैसे हम कहते हैं 15 रहा होगा, 15% रहा होगा। अब हमें कंपेयर करना से 15 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 15 से कितना ज़्यादा है, 5, 5 ज़्यादा है, 3, टोटल 3 हो गया ना, एक में 5 हो गया तो टोटल हमें 3 ले जाना है, 3, और बटे इस पूरे को क्या करते हैं, इस पूरे में डिवाइड करते हैं, 3 और 1 4 में हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 15% और प्लस 5 से 15 और बटे 4 कितना होगा, 15% हम रहने देते हैं, ये कितना होगा, ये हमारे पास 3.75 होगा, राइट। तो 15 और 3 18.75%। क्या पूछा है, लगभग 18.75 कहीं नहीं तो लगभग 19% के हमारे पास सही आंसर हो गया। ठीक है, 19% इज द राइट आंसर। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारे पास 11। कह रहा है x बराबर आर साइन ए कॉस सी, वाई बराबर आर साइन ए साइन सी, और z बराबर आर कॉस ए। तो बताना है ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है वैल्यू पुटिंग। हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर बता सकते हैं बड़े आराम से। तो देखो, हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या, साइन सी कॉस सी, ये जो चीज़ है ना, हम इसको जीरो 90 पुट करते हैं, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो हमारे पास होता है। तो सी का वैल्यू हम कर लेते हैं 90 हो गया। ठीक है, जैसे ही 90 पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमारे पास जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास जीरो इंटू समथिंग जीरो। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं साइन 90, साइन 90 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ए, साइन ए हमारे पास में है, तो साइन ए हम क्या करते हैं, ये हमारा जीरो पुट कर लेते हैं, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो हमारे पास होता है। तो साइन ए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे जीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या देगा, जीरो दे देगा। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। हमने ए इज इक्वल टू कितना पुट कर रखा है, हमने जीरो पुट कर रखा है। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस जीरो कितना हो गया, 1। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 1, यानी जेड का वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे आर निकल कर आ गया। अब इसका वैल्यू हमें बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर जीरो, वाई स्क्वायर जीरो, एंड जेड स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर। तो हमारे पास जीरो जीरो आर स्क्वायर, इनकी ओवरऑल आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको चाहो तो ऑप्शन से भी ऑप्शन से तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगर इसको हम डिटेल में करें बेसिक मेथड से तो वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट करके देखो कितना होगा। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का क्या होगा। एक्स स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, एंड फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का कितना हमारे पास, आर कॉस ए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ देखना है, कुछ चीज़ें कट पिट रही हैं, प्लस माइनस से कुछ नहीं कटेगा, कुछ कॉमन हो जाएगा क्या, साइन ए साइन, बिल्कुल यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए हमारे दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हमने किया कॉमन, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस ये साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी, फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हम रहने देते हैं। ये बताओ कि ये साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी ये क्या होगा, क्या ये 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये कितना होता है, 1 तो होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर है कि ए के जगह पर हमारे पास सी है, तो ये हमारे पास 1 दे देगा, बच जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही बात छोड़ दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। फिर से हम क्या करते हैं, दोनों में आर स्क्वायर फिर से कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉमन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और फिर से हमारा आर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने देख लिया, जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग इसमें दी बेस्ट है। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 12। यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है, एक संख्या उसके 2/3 में से हम 70 घटा देते हैं, तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है, संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या करो ना, लिखना शुरू कर दो, जैसे बोला है वैसे वैसे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक संख्या के 2/3, कोई संख्या हमारा इसके 2/3, 2/3
में से 70 घटाया था, इसमें से हमने 70 माइनस कर दिया, तो प्राप्त परिणाम, ये जो रिजल्ट आएगा ना, 30 और उस संख्या के एक चौथाई के योग के बराबर होगा। 30 और उस संख्या के एक चौथाई, एक चौथाई के योग के, इन दोनों के योग के बराबर है। तो क्या करो कि ये जो हमारा x/4 है, इसको यहाँ पर ले जाओ, 70 को इधर ले आओ। 2x/3 माइनस x/4 और बराबर 30 प्लस 70, इधर हमारा होगा 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूना के 8x माइनस 3x और बटे 4 3 12, ये कितना होगा 5x, 5x/12 और बराबर 100। 5 1 5, ये हो जाएगा 20 और x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 240। 240 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल लैंग्वेज को फॉलो करो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 13, यदि दो संख्याओं का योग 17 है, दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 17 आएगा, और उनके वर्गों का योग 145 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी ऑप्शन मेथड। ठीक है, दो संख्याओं का योग 17 है, 11 6 17, 10 7 17, 8 9 17, 5 7 5, 5 और 12 17। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई सब में कर रहा है। उनके वर्गों का एक 145 है, तो 121 और ये 36 कभी नहीं होगा। 145 ये होगा 7 5 1, गलत है। 64 9 9 81, 4 1 5, 8 6 14, 145, बस ये हमारा आंसर हो गया। दोनों का योग 17 हो गया और दोनों के वर्गों का योग हमारा गया 145। ठीक है, इसको ऑप्शन से तो हमने कर लिया। चाहो तो क्या करते हैं उसका, जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड वो भी हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 17 है, तो दो हमारे पास संख्या है, उनका योग कितना है 17। मान चलते हैं कि वो संख्या x प्लस एक्स एंड वाई रहेंगी, उनका योग कितना हो गया 17, और उनके वर्गों का योग 145 है। उनके वर्गों का योग कितना है 145। ठीक है, तो बताओ कि संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो देखो, दो रिजल्ट याद कर लो, दो रिजल्ट जो कि काफ़ी यूज होता है। पहला होता है हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक हमारे पास में होता है, एक और हमारे पास में होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस, ये प्लस में क्या माइनस करेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और वो होता है हमारे पास 4xy। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट देख लो, इसको अपने नोटबुक पर राइट करो, काफ़ी हेल्पफुल है ये दोनों। ठीक है, अब देखो हमें प्लस वाला चीज़ यहाँ पर है, दे रखा है। माइनस वाला अगर हम एनी हाउ पता कर लें तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि ये वाला फॉलो होगा। अगर एक्स वाई दिया होता तो हम ये वाला फॉलो करते। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना इसमें शुरू करो, कितना होगा, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, एंड प्लस ये होगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना दे रखा हमारे पास 145, 145। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 45 दूना 90, दो एकम दो, और ये 289 को इधर से माइनस कर दो, 289 हमारा माइनस होगा, कितना हो जाएगा 1, इधर हमारे पास 1 हो गया, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास कितना होगा +-1, एक्स माइनस वाई हमारे पास हो गया +-1। एक्स एक्स प्लस वाई हमारा 17 है, एक्स प्लस वाई हमारा कितना है 17, और एक्स माइनस वाई हमारे पास कितना है 1 है। हम पहले +1 देखते हैं, फिर -1 भी देख लेंगे। -1 आप लोग खुद से देखना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो वाई से वाई कैंसिल होगा, यहाँ से होगा 2x बराबर 17 और 1 18, एक्स बराबर कितना होगा हमारे पास 9, एक्स हमारे पास हो गया 9। फिर एक्स का वैल्यू आप किसी में पुट पुट कर दो, हम कहते हैं पहले में पुटअप करते हैं, तो हमने एक्स का वैल्यू 9 पुटअप किया, प्लस वाई बराबर 17, तो वाई बराबर कितना होगा 17 माइनस 9 बराबर 8, तो एक्स और वाई कितने हो गए हमारे पास 8 और 9, और ये हमारा ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन सही था। ठीक है, तो जिस मेथड से आप चाहो उस मेथड मेथड से कर लो, बट ऑप्शन इज द बेस्ट वन। ठीक है, काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 14, एक नदी पर बनाया गया पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। एक हमारे पास ये रिवर है, ये देखो हमारे पास रिवर है, और ये हमारे पास क्या है पुल, ये पुल है, यह रिवर के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये पुल हमारे पास है जो कि 150 मीटर का है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितनी, कौन सी है नदी की चौड़ाई, यही तो है ना, ये वाला, यहाँ से ये हमारा हो गया नदी का चौड़ाई, और ये हमें बताने कितना होगा।
ठीक है, तो चलो बताओ कैसे बताओगे। एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, बिल्कुल ट्राइंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। हम इसको कह देते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री ही बिल्कुल बन रहा है। ये पुल हो गया, ये हमारे पास पुल है, यानी कि ए सी क्या है यहाँ पर, पुल है। और इसी का लेंथ कितना है, 150 मीटर। तो बताना है कि नदी की चौड़ाई यानी कि ए बी हमारे पास कितनी है, ये बताना है। ठीक है, तो बताओ कैसे बताओगे। ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से क्या होता है कि यह 45 है तो 45 के सामने वाला 1, ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 1, और जो बाकी बच गया हमारे पास वो हो गया √2। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो ये बताओ √2 का वैल्यू, ये हमारे पास √2 का वैल्यू तो 150 दे रखा है, √2 कितना है, 150, तो 1 कितना होगा, 150/√2। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई हमारे पास ये है जो कि 1 यूनिट है, और इसी का वैल्यू हमें बताना है। कितना हो जाएगा, 150 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2। हमने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए। कितना होगा, 150 √2 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये होगा 75। 75 √2 इज अवर राइट आंसर। 75 √2 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब ये जब रेशियो देख लिया तो कुछ रेशियोज, एक आध दो रेशियो और भी देख लो, कौन कौन से हमारे पूछे जाते हैं। हमारे पास फिर से एक ट्राइंगल लेते हैं, ऐसा है बिल्कुल, और ये हम देते हैं 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है अपने आप ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला √3, √3, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1, और जो 90 के सामने है वो √2। ठीक है, जो भी 60 के सामने होगा वो √3 होगा, 30 के सामने वाला 1 होगा, और 90 के सामने वाला √2 होगा। इसी को उल्टा भी कर सकता है, मान चलो कि हमारा 30 यहाँ पर दे दे, 60 यहाँ पर दे दे, ये 90 हो, तो 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा, 30 के सामने वाला 1 ही हो जाएगा, और 90 के सामने वाला √2। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 15। फाइंड द वॉल्यूम of the largest sphere that can be curved out of a cube of size 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब समझ रहे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर उसकी सारी सारी डायमेंशंस बराबर हैं तो वो क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एक गोला बनाया है, एक स्फेयर बनाया है हमने, लाइक दिस, जो क्या करेगा, सभी सरफेस को टच करेगा, क्योंकि कह रहा है कि बनाया जा सकने वाले सबसे बड़े गोले, और सबसे बड़ा गोला तभी बनेगा जो वो सारे के सारे सरफेस को टच करेगा। ठीक है, तो ये बताओ इस क्यूब का, यानी कि ये जो क्यूब है इसका डायमेंशन कितना दिखा है, शायद 21 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो बताना है कि ये जो स्फेयर है ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, हमें ये चीज़ बताना है। इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, वही हमें बताना है, कितना जगह कवर करेगा वो बताना है। ठीक है, तो बताओ कि अगर अब ये पूरा पूरा साइड 21 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना रहा होगा, इसका रेडियस रहा होगा 21/2 सेंटीमीटर। उसका हाफ, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, उसका हाफ हो जाएगा रेडियस। रेडियस हमारा हो गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ πr³। ठीक है, तो पता करो, 4/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 21/2। 21/2, इसका क्यूब 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 × 21, 21 खत्म, 2 × 2 = 4, 4 से 4 खत्म, 2 × 2, और ये जगह 11 बच गया हमारे पास। 11 × 21 × 21, ये कितना हो जाएगा, 441, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये होगा 1, 4 × 1 = 5, 4 × 4 = 8, और ये होगा 4, 4851। 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया 11 से, देखो हम क्या करते हैं, पहला डिजिट पकड़ते हैं 1, फिर इसमें एक अगला जोड़ते हैं, 4 × 1 = 5, फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप 1 को छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, 4 × 4 = 8, फिर हम इसको भी छोड़ देंगे, अब बच गया सिर्फ 4 लास्ट में, तो हमारा हो जाएगा 4, 4851 स्क्वायर से क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह से जितने भी डिजिट हों उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 से। ठीक है, और इसका क्या करो कि टोटल सरफेस एरिया भी याद कर लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट स्फेयर, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 πr², ये भी याद कर लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 πr²। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 16। जब एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 आता है,
जब इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया है तो शेष कितना आएगा। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बता रखा है, शेषफल कितना है 3। तो 3 त्रिके इसी के स्क्वायर को ना, इसी के स्क्वायर को हमें 5 से फिर से डिवाइड करना है। तो 3 का स्क्वायर बटे 5, 3 त्रिके 9 बटे 5 बराबर 4। कितना हो जाएगा 4, हमारे पास शेषफल निकल कर आ जाएगा। हमने शेषफल को ही पुटअप कर दिया और हमारे इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 17। जब कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। अच्छा, मल्टीप्लाई कितने से करना था, 4/3 से, मल्टीप्लाई कर किससे दिया, 3/4 से। ठीक है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत लगभग कितना होगा। 4/3 से करना था और 3/4 से कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या ही मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी। ठीक है, जिससे उसने मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो हम कह लेते हैं वो संख्या 12 रही होगी। ठीक है, मान चलते हैं वो संख्या 12 रही होगी। हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है 3 और 4, इनका एलसीएम लेते हैं। क्योंकि एलसीएम ले लोगे तो फिर हमारा क्या होगा कि आंसर आसानी से आ जाएगा, मतलब कि ये फ्रैक्शन से हम छुटकारा पा जाएंगे। देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 चौको 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 ते 12, 3 त्रिके 9 हो गया। हमारा फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब जब फ्रैक्शन खत्म हो गया तो हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तव में आना चाहिए था 16, लेकिन गलती से आ गया 9। तो ये बताओ उसने कितना एरर किया, एरर उसने किया 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 उसने गलती की, और 16 में से गलती की, तो 100 में से कितनी उसने गलती की होगी, बस हमें ये बताना है। तो बताओ, 7 हम रहने देते हैं, 1/16 का वैल्यू कितना होता है। अच्छा, ये 16%, 1/16, 1/16 का वैल्यू कितना होता है। तो हम कहते हैं 6 सही 1/4। बिल्कुल, 6 सही 1/4। अरे फ्रैक्शन जब वैल्यू चेंज करोगे, इसको आप या तो बिल्कुल ऐसे सिंप्लीफाई करो, या फिर 7/16 आप डायरेक्टली यहाँ से इसका परसेंट वैल्यू पता करो ना। तो कितना होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 7×6 = 42, और 7 × 7 = 4%। सिंप्लीफाई करो तो 42 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1.75, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 43.75, जो कि नियर है हमारे पास 44 के, 44 के हमारे पास करीब हो गया। लगभग हमसे पूछा था 44% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 720 को हम गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, हमारे पास एक कंप्लीट वर्ग हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, देखो 72 को हम लिख सकते हैं 72 × 10। 10 को जानते हो कि 2 × 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2, 36 × 72। ठीक है, अब क्या करना हमें कि देखो 36 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास है। ये हमारे पास 2 × 2, ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमारे पास बच गया सिर्फ 5, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, है ना। आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक आपको करना पड़ेगा, बेसिक यानी बिल्कुल यहाँ से 720, इसको आप बिल्कुल इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पहले आप 2 से मल्टी डिवाइड करोगे तो 360 होगा, फिर 2 से करोगे 180 होगा, फिर 2 से करोगे 90 होगा, फिर इसके बाद में आप 2 से करोगे 45 होगा, फिर आप इसको 3 से करोगे तो कितना होगा ये, 3 से करोगे हमारे पास 9 होगा, कि 15, सॉरी 15 होगा। फिर आप 3 से करोगे 5 होगा, फिर 5 से करोगे 1 होगा। ये पेयर बन गया, यह पेयर बन गया, यह पेयर बन गया, हमारे पास 5 बच गया। तो 5 को पेयर बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये हमारा एक कंप्लीट वर्ग बन जाए। लेकिन अब इस मेथड को फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम में जाहिर सी बात है कि हम इस तरह से करने लगे तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, और आप इस तरह से करते हो ना ये चीज़, इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने कैलकुलेशन को भी काफ़ी बूस्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो कैलकुलेशन को हमें बेसिकली दो तरीके से करना होता है। एक होता है जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कई सारे मतलब कि मेथड होते हैं कि ये टिप्स हो गए, ये ट्रिक हो गए। और दूसरा होता है जब हम कैलकुलेशन करते जाते हैं तो हमारे पास एक पैरेलल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ठीक है, तो वही जो पैरेलल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वही हमारे कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। ये आप देखो तो देख करके बताता है 720, देख के ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 को 2 × 5 कर सकते हैं, 72 को हम 36 × 2 कर सकते हैं, ये कंपेयर इसका पेयर बन जाएगा। 36 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही, 5 छूट रहा है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने पैरेलल अंडरस्टैंडिंग पर अब काफ़ी ध्यान दो, वही चीज़ें जो हमारे कैलकुलेशन को फास्ट बनाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है हमारा 19। निम्नलिखित विवरण का माध्य ज्ञात करें। माध्य मतलब एवरेज। ये हमारे पास एक्स दे रखा है, कोई भी नहीं, ये हमारे पास नंबर 5 है। एक्स मतलब नंबर्स, नंबर 5 है,
6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये हमारे पास दे रखा है फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। 5 जो है वह 4 बार आया है, 6 8 बार आया है, 7 14 बार आया है, 8 11 बार आया है और 9 3 बार आया है। तो हमें इन्हीं संख्या का, इनकी जो ऊपर ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये वाले नंबर्स, इन्हीं का एवरेज बताना है कितना होगा। तो पहला तो मेथड ये है कि आप सबको सिंप्लीफाई करो, पाँच इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20 हो जाएगा, 6 बटे 48, 14 सत्ते 98। इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करो और उनको क्या करो, जो भी फ्रीक्वेंसी है, जितने भी नंबर्स हैं उन सब से आप क्या करो, डिवाइड करो। दूसरा तरीका है डेविएशन वाला। तो आप डेविएशन कर लो, डेविएशन से पता कर लो कितना होगा। हम जो इसमें होता है ना कि डेविएशन में अपने मन से अपना एक वैल्यू पता कर मान लेते हैं कि यही हमारा एवरेज रहा होगा, है ना। और उस एवरेज से अब बाकियों के हम कंपेयर करते हैं कि ये कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो हम मान के चलते हैं कि वो हमारा जो एवरेज रहा होगा वो 7 रहा होगा, क्योंकि 7 हमारा बीच में दिख रहा है और यहाँ से कंपेयर करना आसान होगा। हम मान चलते हैं कि वो एवरेज हमारा 7 रहा होगा, ठीक है। तो ये बताओ 7 से कितना कम है। हम कहेंगे 2 कम है, 2 कम है 7 से, और 4 बार कम है। ये 2 कम है और 4 बार कम है ना, फ्रीक्वेंसी 4, ये 4 बार रहा होगा। तो 4 दूना क्या 8 हमारा ये हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया। यह एक कम है और 8 बार है, ये हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास एक ज़्यादा है, हमारे कम वाले हैं तो माइनस में दिखाते हैं, ये हम दिखाएंगे माइनस में, ठीक है। ये हम दिखाएंगे माइनस, ओके। अब ये देखो, 7 7 से कितना है, 7 वाला तो हमारा न तो 7 से कम है न तो ज़्यादा है, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का 14 मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। ये 7 एक से कितना 8, 7 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 11 बार ज़्यादा है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये 2 ज़्यादा है, 3 बार 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। अब ये तो माइनस का हमारे पास 16 हो गया, और ये हमारे पास प्लस का 17 हो गया, प्लस का 17, 11 6 17। ये हमारे पास कितना होगा, प्लस का 1। अब इसी प्लस का 1 जो आया ना, प्लस का 1, अब इसे ही हमें इन नंबर्स में, ये जो नंबर्स हैं ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो टोटल नंबर्स हैं उनमें डिवाइड कर देना होता है। तो कितना होगा बताओ, 4 और 8 12, 12 और 14, 12 और 14 26, 26 और 11, 26 और 11 37, 37 और 3 40। इसी एक को हमें 40 में करना है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 4 को 4 40 को 4 इंटू 10 कर लेते हैं। एक में 4 से डिवाइड करते हो तो 0.25 निकल कर आता है, और इसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 0.025 निकल कर आ जाएगा। ये हमें क्या करना है, इसमें उठाकर प्लस कर देना है, जो हमारा बेस हमने माना था उसी में हमें जो भी साइन के साथ में प्लस आता है तो प्लस करना है, माइनस आता है तो माइनस करना है। प्लस आया तो हमें प्लस करना है कि 7.025। और ये हमारा हो गया सारे के सारे जो नंबर दे रखा था इनका एवरेज, 7.025 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 20। यदि ए बराबर √3 + 1 अपन √3 - 1 एंड बी बराबर ये में दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना हमें कि ए स्क्वायर क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 कर दो। वैसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा ऐसे तरीके से सजा देना होता है ताकि हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है। हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आसान करके करें, ओके। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, हम ये कर सकते हैं। और ये माइनस का 4 जो है ना, हमारा माइनस का 4, ये हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू पुट करो, बी का वैल्यू पुट करो। ए कितना है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, एंड प्लस बी का वैल्यू कितना है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और ये पूरा का स्क्वायर है ना। तो हम पूरे का यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास ये, बी हमारे पास ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 - 1 ये इससे ये वाला सिंप्लीफाई होगा, और ये √3 + 1 ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी जो होगा हमारे पास वो 1 निकल कर आ जाएगा, 1 एंड -4 हमारा रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, बिल्कुल जैसे हम करते हैं फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 + 1 एंड इंटू √3 - 1, ठीक है। और ये पूरा का हमारे पास स्क्वायर भी बचा हुआ है, ओके। एंड माइनस 2 एक कम 2 और -4 इनके -6 यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है तो हम उसको लिख पाते हैं 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास कितना, रूट थ्री का स्क्वायर हमारे पास होगा 3, एंड फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है 1 और ये हमारे पास होगा 1। ठीक है, एंड अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3, एंड 1 का स्क्वायर हमारे पास होगा 1, और इस पूरे का भी स्क्वायर हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, एंड माइनस का 6, ये हमारे पास होगा 2, 3 में से एक जाएगा 2, ये 2 से 2 कटेगा, 3 एक 4 और 4 चौको 16, माइनस 6 बराबर 10, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में करने में आसानी होगा, अदरवाइज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर भी पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि निम्न दी गई आकृति को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास वेन डायग्राम का सवाल है। ये फुटबॉल खेलने वाले, ये जो सर्कल दे रखा है ना, ये फुटबॉल वालों का है। ये जो क्रिकेट है, ये जो सर्कल ये क्रिकेट वालों का है। ये जो सर्कल हमें दे रखा है वो बास्केटबॉल वालों का है। और इसमें से कुछ चीज़ें, और यहाँ पर भी कुछ हमारे डाटा दे रखे हैं। ठीक है, इफ़ 50 प्ले फुटबॉल, 50 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 40 प्ले क्रिकेट, 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, एंड 30 प्ले बास्केटबॉल, 30 लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल को खेलते हैं। तो क्या हमें बताना है, तो उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या करते हैं, बास्केटबॉल तो खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये बताओ, बास्केटबॉल खेलने वाले की का हमारे पास सर्कल ये है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, ये सर्कल हमारे पास बास्केटबॉल वालों का है। लेकिन इसमें से ये कह रहा है कि परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले को माइनस कर दो। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास ये सर्कल है। तो इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो 9 5 14 कॉमन हो रहा है, ये वाला 14। तो हम इसी 14 को जो है ना माइनस कर देते हैं, यानी कि इस 30 में से, यानी इस कंप्लीट सर्कल में से हम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक करता हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बताओ, 9 5 14, और इसको 30 में से हमें माइनस करना है, इस कंप्लीट सर्कल में से इस वाले पार्ट को माइनस करना है। कितना होगा, 16, और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 16 ऐसे हैं जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, अगला सवाल हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22/22। फिर से वही चीज़ हमें दे रखा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये 50 ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, 50 फुटबॉल वाले हो गए हमारे पास में, 40 क्रिकेट वाले हो गए। ओके, और 30 हमारे पास बास्केटबॉल वाले हो गए। ठीक है, तो क्या पूछता है, तो उन उन उस खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट, वो फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल वाला सर्कल है, या क्रिकेट, ये क्रिकेट वाला सर्कल हो गया, लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते, तो बास्केटबॉल वाला ये जो है हमें ये पूरा पूरा माइनस करना है। अच्छा, ये बताओ कि केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, केवल जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हो जाएंगे, तो 50 ये पूरे के पूरे हैं, यानी कि ये पूरा पूरा जो सर्कल है वो 50 है। ठीक है, और 14 5 19, 19 और 7 26, 26 ऐसे होंगे जो कि एनी हाउ और गेम में इंटरेक्ट हैं, और किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व हैं वो। तो हमें इस 50 में से क्या करना चाहिए, 14 और 7 21, 21 और 5 26, यानी 24 ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। उसी तरह से केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो ये हमारे पास होगा 9 5 14, 14 9 28, तो 40 में से 28 माइनस करो, कितना होगा, 12, 12 ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब हमें क्या पूछा, ये बताओ कि जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते, बास्केटबॉल वाले ये जो है ना, ये पूरा पूरा हमें हटा दो, ये पूरा पूरा हमें क्या करना है, हटा देना है, कैंसिल कर देना है। तो बताओ कि 24 14 और 12 कितना हो जाएगा, 24 और हमारे पास 14 और 12 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 38, एंड प्लस 12 यानी कि 50, 50 हमारा सही आंसर है। 50 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहें, और जो भी अपनी अपकमिंग वनडे एग्जाम है किसी न किसी में अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है, तो चलो हम एंड करते हैं इसी वीडियो को। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।